क्रिसमस की वो रात, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब अचानक एक खौफनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। आग की लपटों में घिरा उनका घर, लेकिन 5 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। न आग में कोई निशान, न कोई सुराग। क्या ये बच्चे सच में आग में जलकर खत्म हो गए, या फिर उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात असल में क्या हुआ। तो चलिए, इस अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात सच में क्या हुआ था। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए 2 ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। बात है 24 दिसंबर 1945 की रात की। क्रिसमस का जश्न था। सॉडर परिवार अपने घर में खुशी से सो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रात के करीब 1 बजे उनके घर में अचानक आग लग गई। सभी लोग घर से बाहर भागने लगे, लेकिन 5 बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। आग बुझने के बाद भी उन बच्चों के शरीर या कोई निशान नहीं मिले। यह घटना एक भयानक पहेली में बदल गई। आखिर वे 5 बच्चे गए कहाँ? आग से झुलसने का कोई सबूत नहीं था। न कोई हड्डियां मिलीं और न ही किसी ने उन्हें घर से निकलते देखा। कई सालों तक इस मामले की जांच चली, लेकिन हर जवाब अपने साथ और भी सवाल लेकर आया। सॉडर परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन आज तक उन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये बच्चे वास्तव में आग में खो गए, या फिर किसी अज्ञात ताकत का शिकार हुए? इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रहस्यमय घटना से पहले सॉडर परिवार के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज सॉडर का असली नाम जॉर्जो सॉडू था और उनका जन्म 1995 में टूला, सार्डिनिया, इटली में हुआ था। 13 साल की उम्र में वे अमेरिका आए। जॉर्ज ने कभी खुलकर यह नहीं बताया कि उन्होंने इटली क्यों छोड़ा था। पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया में रेलवे पर काम किया, फिर कुछ सालों बाद वेस्ट वर्जीनिया के स्मिथर्स में ट्रकिंग का बिजनेस शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात जेनी सिप्रियानी से हुई, जो खुद भी इटली से आई थी, और 1922 में दोनों ने शादी कर ली। फैयटविल के पास उन्होंने एक घर बनाया और 10 बच्चों के साथ वहीं बस गए। जॉर्ज का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वे इलाके के सम्मानित परिवारों में से एक बन गए थे। लेकिन जॉर्ज थोड़ा राजनीतिक सोच वाले आदमी थे, खासकर वह बेनिटो मुसोलिनी, जो उस टाइम के फेमस पॉलिटिशियन थे। जॉर्ज उनके खिलाफ बोला करते थे। उस इसी कारण उनकी कई लोगों से तकरार भी हुई। अक्टूबर 1945 में एक इंश्योरेंस एजेंट ने उन्हें चेतावनी दी कि उनका घर जलकर राख हो जाएगा और उनके बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि जॉर्ज मुसोलिनी के खिलाफ बोलते थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति ने उनके घर में खराब वायरिंग की चेतावनी दी, हालांकि जॉर्ज ने हाल ही में घर की वायरिंग ठीक करवाई थी। क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले उनके बड़े बेटों ने देखा कि एक अजीब कार अक्सर उनके छोटे बच्चों को स्कूल से घर लौटते वक्त देख रही थी। ये घटनाएं बाद में सामने आने वाले रहस्य की कड़ियां बन गईं। उसी रात, इसी घटना से पहले 12:30 पर अचानक फोन की घंटी बजी। जेनी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ एक अजनबी महिला की आवाज थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रही थी जिसे जेनी नहीं जानती थी। फोन के पीछे हंसी और ग्लास टकराने की आवाजें आ रही थीं। जेनी ने उसे गलत नंबर बताते हुए फोन काट दिया। उन्होंने देखा कि घर की लाइट्स जल रही थीं और पर्दे खुले थे, जो आमतौर पर बच्चे सोने से पहले बंद कर देते थे। मैरियन लिविंग रूम में सो चुकी थी, इसलिए जेनी ने सोचा कि बाकी बच्चे अटारी में सोने चले गए होंगे। लेकिन रात 1 बजे जेनी अचानक एक तेज आवाज सुनकर जाग गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो और फिर लुढ़क गई हो। हालांकि कुछ और आवाज नहीं आई, तो वे फिर से सोने चली गईं। आधे घंटे बाद उन्हें धुएं की गंध आई। जब वे उठीं तो देखा कि जॉर्ज के ऑफिस वाले कमरे में आग लग चुकी थी, जो फोन लाइन और फ्यूज बॉक्स के पास से फैल रही थी। घबराकर उन्होंने जॉर्ज को उठाया और पूरे परिवार को जगाया। जॉर्ज, जेनी और उनके 4 बच्चे, मैरियन, सिल्विया, जॉन और जॉर्ज जूनियर,
किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जो बच्चे ऊपर अटारी में थे, उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। आग ने सीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे ऊपर जाना असंभव हो गया। ऊपर सोए बच्चों को बचाने की हर कोशिश नाकाम रही। घर का फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैरियन मदद के लिए पड़ोसियों के घर भागी। वहीं एक राहगीर ने भी आग देखकर पास के एक टेवर्न से मदद के लिए फोन किया, लेकिन दोनों ही किसी कारण से फायर डिपार्टमेंट से संपर्क नहीं कर पाए। आखिरकार किसी ने शहर के एक अन्य फोन से फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी। जॉर्ज ने ऊपर तक पहुंचने के लिए घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए और उनका हाथ भी कट गया। उन्होंने पास रखी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की योजना बनाई, लेकिन वो सीढ़ी अपनी जगह पर नहीं थी। यहां तक कि पानी का बैरल जिससे आग बुझाई जा सकती थी, पूरी तरह से जमा हुआ था। फिर जॉर्ज ने अपने ट्रक से ऊपर चढ़ने का सोचा, लेकिन दोनों ट्रक, जो एक दिन पहले तक सही चल रहे थे, अचानक बंद हो गए। बड़े दुख के साथ सॉडर परिवार के बचे हुए 6 लोग घर को 45 मिनट तक जलते हुए देखते रहे, मानकर कि बाकी 5 बच्चे आग में जलकर मर गए। फायर डिपार्टमेंट देर से पहुंचा क्योंकि युद्ध के कारण वहां मैन पावर की कमी थी। अगले दिन फायर चीफ मॉरिस ने बताया कि उन्हें कोई हड्डियां नहीं मिली, जो इस बात की पुष्टि करती कि बच्चे आग में मारे गए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहां कुछ हड्डियों और अंगों के टुकड़े मिले थे, लेकिन परिवार को इसके बारे में नहीं बताया गया। इस घटना के बाद फायर चीफ मॉरिस ने जॉर्ज से कहा कि आग की जगह को वैसे ही छोड़ दें, ताकि राज्य के फायर मार्शल के लोग वहां एक जांच कर सकें। लेकिन जॉर्ज और उनकी पत्नी जेनी उस जगह को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। 4 दिनों बाद उन्होंने वहां 5 फीट गहरी मिट्टी डालकर उस जगह को बच्चों की याद में एक स्मारक बगीचे में बदलने का फैसला किया। इसके बाद स्थानीय कोरनर ने अगले दिन एक जांच बिठाई, जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि आग गलत वायरिंग के कारण हुई थी। हालांकि यह तथ्य और भी चौंकाने वाला था कि जूरी में वही आदमी शामिल था जिसने जॉर्ज को धमकी दी थी कि उनके घर को आग लगा दी जाएगी और उनके बच्चे मुसोलिनी के खिलाफ बोलने की सजा भुगतेंगे। फिर 30 दिसंबर को उन 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, लेकिन स्थानीय अखबार में कुछ अजीब लिखा था। पहले कहा गया कि सभी बच्चों के शव मिल गए हैं, और बाद में उसी खबर में बताया गया कि सिर्फ एक शरीर का कुछ हिस्सा बरामद हुआ है। इस सब के बीच जॉर्ज और जेनी इतने टूट चुके थे कि 2 जनवरी 1946 को हुए बच्चों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके बचे हुए बच्चों ने अंतिम विदाई दी। सॉडर परिवार ने अपनी जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश करते हुए आग से जुड़ी सभी आधिकारिक बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें समझ में नहीं आया कि अगर आग बिजली की समस्या से लगी थी, तो क्रिसमस की रोशनी क्यों जलती रही। इसके बाद उन्हें उस सीढ़ी के बारे में जानकारी मिली जो आग की रात गायब थी, और वह 75 फीट दूर एक ढलान के नीचे मिली। एक टेलीफोन मरम्मत करने वाले ने बताया कि घर की फोन लाइन आग में नहीं जली थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे काटा था। एक आदमी, जिसे पड़ोसियों ने आग लगने के समय ब्लॉक और टैकल चुराते हुए देखा था, पकड़ा गया। उसने चोरी की बात स्वीकार की, लेकिन आग में किसी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उसने फोन लाइन क्यों काटी। जेनी को मॉरिस के इस विश्वास पर भी विश्वास नहीं हुआ कि बच्चों के शव पूरी तरह से आग में जल गए थे। कई घरेलू उपकरण राख में पहचान योग्य पाए गए थे, जबकि एक समान घर की आग में 7 लोगों के कंकाल मिल चुके थे। इस पर जेनी ने छोटे जानवरों की हड्डियां जलाकर देखीं और पाया कि वे पूरी तरह से नहीं जलती। सॉडर परिवार के ट्रकों के न चालू होने पर भी सवाल उठे, लेकिन 1946 की शुरुआत में कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो ये बताते थे कि आग गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। एक बस चालक ने बताया कि उसने क्रिसमस की रात कुछ लोगों को घर पर आग के गोले फेंकते देखा। परिवार ने दावा किया कि आग छत से शुरू हुई थी, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सॉडर परिवार ने एक डिटेक्टिव C.C. टिंसली को इस मामले की जांच करने के लिए रखा, लेकिन वो भी कुछ खास ना कर पाया। कुछ साल बाद 1949 में जॉर्ज सोडर ने न्यूयॉर्क सिटी में एक बैले डांसर की तस्वीर देखी, जो उसकी लापता बेटी बेट्टी के समान लग रही थी। जॉर्ज ने उस लड़की के स्कूल जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाई।
सोडर परिवार ने अपने बच्चों की खोज को जारी रखा। उन्होंने बच्चों की तस्वीरों के साथ पोस्टर छपवाए और जानकारी के लिए $5,000 का इनाम रखा। 1952 में उन्होंने घर के स्थान पर एक बिलबोर्ड लगाया। परिवार की कोशिशों से एक महिला ने बताया कि उसने बच्चों को कुछ दिनों बाद देखा था, लेकिन उनकी कहानी विश्वसनीय नहीं मानी गई। जॉर्ज ने कई बार स्वयं जांच की और लापता बच्चों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए यात्रा की। एक पत्र में उन्हें एक युवा आदमी की तस्वीर मिली जो लुइस जैसा लग रहा था। पत्र के पीछे लिखा था, लुइस सोडर, मैं भाई फ्रैंकी से प्यार करता हूं। इस तस्वीर ने परिवार को आशा दी और उन्होंने इसे अपने बिलबोर्ड पर लगाया, पर हर बार की तरह कोई फायदा न हुआ। सालों के संघर्ष के बाद 1969 में जॉर्ज का निधन हो गया, लेकिन जेन्नी और अन्य बच्चों ने अपने भाई बहनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश जारी रखी। सोडर परिवार के बचे हुए सदस्य, साथ ही उनके बच्चे, इस मामले को उजागर करने के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने कहा कि शायद बच्चों को सिसिलियन माफिया ने अपहरण किया था। उनकी कोशिशें आज भी जारी हैं, जिसमें ऑनलाइन मंचों का उपयोग शामिल है। इस मामले पर एक टेलीविजन कार्यक्रम ने भी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। सोडर परिवार की कहानी आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उनके बच्चे जीवित थे और क्या वे कभी वापस आएंगे। ये रहस्यमय घटना 78 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि बच्चे उस रात जीवित बच गए थे? क्या उनका अपहरण हुआ था या वे वास्तव में आग में मारे गए? अगर वे जीवित थे तो क्या वे अपने परिवार से फिर कभी संपर्क करने की हिम्मत कर पाए? आपके विचार इस रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं। कृपया हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।